जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम अगले पार्ट यानी कि 16वें पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने आर्थिक नियोजन और समावेशी विकास के बारे में जाना था और आज हम लोग सतत विकास के बारे में जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रत्येक बोर्ड के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम समझेंगे उसमें कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। इसका नाम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से होता क्या? विकास का मतलब है विकास करना, और सतत का मतलब क्या है? सस्टेनेबल, एक नियमित रूप से, ताकि हम आने वाले भविष्य में भी उसका फायदा उठा सके। आप जो भी कमाते हैं, आप जो भी अर्जित करके लाते हैं अपने घर में, अगर उसको आप वन टाइम में ही या कुछ ही दिनों में उसको खर्चा कर लेंगे तो फिर अगले टाइम आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपके पास वो आय का साधन नहीं होगा या आपके पास वो इनकम, आपके पास वो मनी नहीं होगा जिसकी वजह से आप आगे सस्टेन कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यानी कि सतत विकास में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हम आगे अपने विकास कार्यक्रम को इस तरह से लेके चले ताकि हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या सतत आर्थिक विकास, विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जाता है। इसमें यानी कि जब कोई सरकार, राज्य की हो या केंद्र सरकार की हो, जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है तो उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उस राज्य में या उस देश में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उसको बिना क्षति पहुंचाए या पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए ऐसे विकास के कार्यक्रम चलाए जाएं, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, ताकि बिना किसी को क्षति पहुंचे वर्तमान एवं भावी दोनों पीढ़ियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। जैसे अभी हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपलब्ध है, अगर मैं ईंधन की बात करूं तो वो पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट के बारे में सोचना है ताकि उस पर निर्भरता को कम कर सके, यानी कि पेट्रोलियम पे निर्भरता को कम कर सके। तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रिक कार के बारे में आज सोच रहे हैं, सोलर पावर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, हाइड्रोजन पावर के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, इथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल के बारे में हम सोच रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा कि प्राकृतिक में जो उपलब्ध संसाधन है उसको कम से कम इस्तेमाल हो सके और इस तरह से उसका इस्तेमाल भी करे ताकि अगले पीढ़ी को भी इसकी फायदा मिले, जिसको हम दूसरे लाइन में भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दूसरे पहलू के रूप में देखें तो क्या है कि सतत विकास के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, हम लोग पढ़ते आए हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जिसको प्राकृतिक में हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बार बार इस्तेमाल करने पर भी वो खत्म ना हो, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब जितने भी एनर्जी के रूप में है, ये सब के सब क्या है, इसको कितना भी हम इस्तेमाल करेंगे, बायोगैस हो गए, जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अनवीकरणीय पदार्थ या अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक में, हमारे भूमि में सीमित मात्रा में है और इसका जितना हम खर्चा कर रहे हैं ये खत्म हो रहा है और इसको बनने में फिर से करोड़ों साल लगेंगे। तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि का उपयोग इस प्रकार हो कि वर्तमान की आवश्यकता को भी ये पूरा करे तथा आने वाले पीढ़ी को भी इसका समुचित लाभ मिल सके। अब मान लेते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास कोयला भरपूर मात्रा में है और अगर हम कोयला को निकाल करके खुद भी इस्तेमाल करें और पूरे दुनिया में बांट दें, पूरे दुनिया को हमने बेच डाला, तो क्या होगा? हमारे पास कोयला खत्म हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम में जब हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे महंगे में दूसरे देशों से हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये उचित विकास नहीं है, ये आने वाले आर्थिक विकास को और ज़्यादा प्रभावित करेगा और इससे उसकी आर्थिक विकास की दर और ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो प्राकृतिक संसाधन जो भी उपलब्ध है उसको इस तरह से खर्चा करना है कि हम अभी वर्तमान यानी कि अभी का जो हमारी डिमांड है उसको भी हम पूरा कर सके और भविष्य में भी उसको सुरक्षित रख सके ताकि आने वाले पीढ़ी भी उसका समुचित लाभ ले सके। आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके पास पेट्रोलियम पदार्थ है लेकिन अभी उसको वो खपत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना उसको निकालने में खर्चा आएगा
अपने प्राकृतिक संसाधन, उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसमें वो जो निकालने में खर्चा आएगा उससे कहीं सस्ता उसको बाहरी देशों से मंगाने में पड़ जाता है। तो क्यों खर्चा करेगा? उसको वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। भारत भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, भारत में भी भारतीय सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चलाते हैं कि जहां पे सस्ता मिलता है वो चीज़ हमें ले आते हैं और वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसको निकालना अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में दूसरे आने वाली पीढ़ी को उसका समुचित लाभ मिल सके। तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, तो ये जो मैंने उदाहरण लिखा है इस पे विशेष फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ये नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और ये खत्म होने वाले नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पवन ऊर्जा पे ध्यान दे करके उसके क्षेत्र में अगर हम विकास की बातें करें तो कहीं ना कहीं हम सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। फसल चक्र, क्योंकि भूमि भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी क्या है? हमारा प्राकृतिक संसाधन है। और अगर एक ही खेत में बार बार हम खेती कर रहे हैं, एक ही खेत में बार बार हम फसल लगा रहे हैं, तो मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो उर्वरा शक्ति बना रहे, इसके लिए हम फसल चक्र विधि अपना सकते हैं। यानी कि एक ही खेत में तरह तरह के फसल लगा के बार बार गेहूं लगा रहे हैं, चावल धान की खेती कर रहे हैं, तो उस खेत की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वहां पे हम दलहन या तिलहन फसल लगा करके, उसके हम फसल चक्र कहते हैं, लगा करके हम उसकी मृदा शक्ति को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करता है। टिकाऊ निर्माण, हम ऐसा निर्माण करें जो लगभग हजारों साल चले, क्योंकि हम अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं जो 100 साल में तोड़ना पड़ता है तो उससे हमारे ऊर्जा खर्च होती है उससे। तो उससे बचने के लिए टिकाऊ निर्माण, कुशल जल जुरनार। अब ये क्या है? इसमें हम जो पानी यूज करते हैं, तो आजकल पता है कि चापाकल का इस्तेमाल कम और नलके का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि लोग उसको अधिक से अधिक बचाए, हम उसका समुचित उपयोग कर सके। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे एक सीमित मात्रा में पानी आती है, उससे ज़्यादा अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आप पे जुर्माना लगता है। एक फिक्स्ड है, इतनी ही मात्रा में पानी आएगी, ना तो कम आएगी ना तो ज़्यादा आएगी, आपको पेमेंट करना पड़ता है। ताकि प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जल जो पीने लायक जल है वो उसका भी एक निश्चित मात्रा है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। हरित क्षेत्र, हम हरित क्षेत्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। हरियाली ला करके पूरे जो भी खाली स्थान है वहां पे अधिक से अधिक हरियाली क्षेत्र को बढ़ावा देकर के भी हम सतत विकास की अवधारणा को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट करते हैं। सतत वानिकी का अधिक से अधिक वन लगा करके भी क्या कर सकते हैं? हम सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं तो सतत विकास में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें कि हम भी इसका समुचित लाभ ले सके और आने वाली पीढ़ी भी इसका समुचित लाभ ले सके। और इसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो होप कि आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी कि सतत विकास क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उदाहरण के रूप में आप ये दे सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आप कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कमेंट बॉक्स में क्लास 10th से जुड़ी हुई अगर कोई भी क्वेरीज हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आप समझ नहीं आ रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट करें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उस पर्सनल क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो बनाऊं पूरे एग्जाम्पल के साथ, जहां से रिसोर्सेज होंगे मैं इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे बनाऊं। और अभी तक अगर आपने फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।